दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं अमित चहल जी, इंजीनियर अमित चहल, सिविल इंजीनियर हैं और एजुकेशन के बाद इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना नौकरी के बजाय। और ख़ास बात यह है कि हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं और मैंने नौकरी को चुना और चहल साहब ने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना एजुकेशन के बाद। पुराने मित्र हैं हम लोग। 97 में पास आउट किया था आपने इंजीनियरिंग दिल्ली से जी। और 97 में ही मैंने पास किया था वहाँ से। साथ साथ पास किया साथ साथ पास आउट किया था जी। तो हॉस्टल में हम लोग एक साथ रहे। हॉस्टल में रहते समय। हैं। हाँ जी। तो आज चूंकि आप रहने वाले हैं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के जी। और वैसे तो हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है आपका कस्बा जी बैसूमा, जी। लेकिन सटा हुआ है मीरापुर विधानसभा सीट से। बिल्कुल रामराज से शुरू हो जाती है उसकी सीमा। हाँ। विधानसभा मीरापुर शुरू हो जाती है रामराज से और रामराज सटा हुआ है बैसूमा से। हाँ जी। आधा लगभग आधा तो रामराज है हस्तिनापुर में जी और आधा है मीरापुर में। जी जी। तो आप कैसे देख रहे हैं इस समय मीरापुर के चुनाव को, चूँकि आसपास की सीटों पे नज़र लगी रहती है लोगों की और आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं, निगाह रखते हैं सारी गतिविधियों पे क्या चल रहा है। तो थोड़ा हमें बताइए हस्तिनापुर का मिजाज और मीरापुर का मिजाज दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है और किस तरह से देख रहे हैं इस समय वहाँ के उपचुनाव को आप? समानता तो ज़्यादा नहीं है राणा जी इसमें। अच्छा। क्योंकि ये जो है पहले ये कुछ हिस्सा इसका मोड़ने में आता था जी। कुछ शायद खतौली में भी। हाँ नहीं, पहले ये सीट थी मोरना। पहले सीट मोरना थी जी। हाँ। हाँ जी। और मोरना सीट 2008-9 में परिसीमन हुआ था विधानसभा सीटों का, लोकसभा सीटों का। तो 2009 का जो लोकसभा चुनाव था वो नए परिसीमन के आधार पर हुआ था जी। और फिर विधानसभा का जो पहला चुनाव हुआ था पर नए परिसीमन के आधार पर वो हुआ था 2012 का। बिल्कुल। जिसमें ये मोरना के बजाय मीरापुर हो गई थी ये सीट। बिल्कुल। तो हस्तिनापुर तो चूंकि हस्तिनापुर के बारे में तो ये चर्चा रहती है कि जो जहाँ जिस पार्टी का विधायक हस्तिनापुर से चुना जाता है उसी पार्टी की सत्ता प्रदेश में बनती है। बिल्कुल। और ये मिथक आज़ादी के बाद से लेके आज तक चला आ रहा है। बिल्कुल। हमेशा उसी पार्टी का विधायक चुना गया हस्तिनापुर से जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। बिल्कुल निश्चित। और हस्तिनापुर तो चूंकि कौरवों पांडवों की राजधानी थी, महाभारत का युद्ध भले ही कुरुक्षेत्र में हुआ था लेकिन उसकी पूरी जो पटकथा लिखी गई वो सब हस्तिनापुर में लिखी गई थी। हाँ भाई, हस्तिनापुर थी राजधानी उनकी। हाँ जी। तो ये ठीक बराबर में मीरापुर है। हाँ जी। तो मीरापुर के लोगों से आपका बहुत साबका रहता है, आना जाना रहता है, मिलना जुलना रहता है, करीबियाँ रहती हैं। मीरापुर के आसपास के गांवों के काफ़ी लोग तो रामराज कस्बे में भी आते हैं। रामराज नहीं, भैंसों में भी आते हैं। अब कुछ गांव ऐसे हैं जिनका बाजार जो है भैंसों में लगता है जी। हाँ, वो खेती बाड़ी, रिश्तेदारी, हाँ जी बिल्कुल, ये सब रहती है, ये सब बिल्कुल नाते रहते हैं। 3 से 4 किलो मतलब बाई एयर तो 3 से 4 किलोमीटर पर सीमा शुरू हो जाती है इसकी। हाँ। विधानसभा की। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या स्थिति है इस वक्त मीरापुर में? तो मीरापुर में तो राणा जी अगर हिंदू एकजुट हो गया, हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। अगर वोट नहीं बटा, नहीं लोग बहके, तो फिर निश्चित रूप से जो है गठबंधन की हो जाएगी। मतलब आरएलडी और जो एनडीए गठबंधन है वो उसके अगर प्रत्याशी का पलड़ा भारी है। इनका जो वोट बैंक है, हाँ। अगर ये बटा नहीं, हाँ। अगर ये एकजुट हो गए, ये समझ गया, हाँ। तो फिर सीट निकल जाएगी। और अगर बट गया, थोड़ा थोड़ा वोट भी बट गया, क्योंकि जो विपक्ष है उनकी वोटों में बंटवारा मुझे नहीं लग रहा। 4 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। भले हों। अच्छा। भले हों, मतलब बहुत माइनर वोट मैं मान रहा हूँ, बहुत माइनर वोट। क्या हिंदू मत भी लेंगे वो कुछ? हरेन मलिक उधर हैं, सांसद हैं उनके, और दीपक सैनी वहाँ लगे हुए हैं। दीपक सैनी प्रत्याशी थे बिजनौर से, समाजवादी पार्टी के, उनके पिताजी विधायक भी हैं। हाँ जी। और वहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे वो लोग। हाँ, सेकंड रहे। मजबूत चुनाव लड़ा। मजबूत चुनाव लड़ा। हाँ।
तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जाट मतदाताओं में, सैनी मतदाताओं में और बाकी जातियों के मतदाताओं में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का भी शेयर रहेगा, वो सेंध लगाएंगे? नहीं, सेल लगाने की तो वो कोशिश तो करेंगे ही। हाँ। और चूंकि वहाँ जो सैनी समाज है वो काफ़ी मत है उनके मत हिंदुओं में हो सकता है दूसरे नंबर पे हों, लगभग दूसरे पे हो सकते हैं। तो सैनी मतदाताओं में बंटवारा होगा? बंटवारा हो सकता है। तो अगर ये डिवीजन होता है और ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होता है तो तब क्या सिनेरियो बनेगा? तब बिल्कुल बराबर की फाइट हो जाएगी, नेक टू नेट हो जाएगी, मतलब कुछ नहीं कह सकते फिर। हाँ, मैं भी डेमोग्राफी देख रहा था। हाँ 38% वहाँ मुस्लिम है जी। 38% बैकवर्ड कास्ट का वोट है और 5% वहाँ पे जनरल कास्ट का वोट है और लगभग 19% वहाँ पे दलित है जी। तो इसमें दलितों का रुख किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी भी मैदान में है और बीएसपी भी है। का भी है। हाँ, दोनों के मुस्लिम प्रत्याशी हैं। दोनों के मुस्लिम हैं। देखो मायावती का तो राणा जी बिल्कुल फिक्स वोट बैंक है, जो कैडर वोट है वो जाता ही जाता है जी। वो हमने यहाँ लोकसभा में भी देखा जी। भले ही योगेश वर्मा यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, हाँ, लेकिन फिर भी इतना जो वोट मिला उसको 88 कुछ ऐसा मिला जी। और इसमें मैं समझता हूँ गैर जाटो वोट तो मुश्किल से होंगे 10-12 हज़ार, 15 हो सकते हैं जी। काफ़ी। मेरी जो इसकी चुनाव लड़ता टीम थी उसमें मेरी बात हुई, उन्होंने खुद ये कहा कि 5 से 7 हज़ार मान रहे जिम जो त्यागी वोट हमें मिले हैं और ये होगा भी ऐसा जी। और हमारे यहाँ हसनापुर में भाई योगेश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे हसनापुर विधानसभा का, अब बसपा के प्रत्याशी को 14,000 वोट मिली और ये मतलब हमारे यहाँ तो ये है कि भाई छोटी मायावती है तब बसपा का कैडर वोट 14,000 मतलब मिला उसको तो वोट तो मिलेगा बिल्कुल। तो मतलब आपका आकलन ये है कि बहुत नेक टू नेक फाइट होने नेट टू नेट होगी बिल्कुल जी। और आज़ाद समाजवादी पार्टी को भी हरिजन मिलेंगे और कुछ सैनी और कुछ जो ये अपने जो टिकटार्थी भी मांग रहे थे जाट समाज से भी गुजर समाज से भी इनमें भी थोड़ा थोड़ा डिवीजन लगभग 24-25 प्रत्याशी थे। बिल्कुल जी। और इसमें तो खास तौर पे जाट प्रत्याशी इस बार ज्यादा क्लेम कर रहे थे। गुजर चूंकि वहां से एमपी हैं, चंदन चौहान और उनकी पत्नी भी दावेदार थी, मलूक नागर दावेदार थे, कई और दावेदार थे वहां पे। मलूक नागर जी ने तो दावेदारी छोड़ दी थी। अच्छा। जो मतलब अपनी चर्चा हुई जैसे एक दो लोगों से जी कि बहुत स्टार्टिंग में जब ये लोकसभा के 15 दिन बाद ही अच्छा रिजल्ट के ओके चंदन चौहान चाहते थे अपनी पत्नी को लड़ाना। हाँ जी। अच्छा। वो अपनी पत्नी या किसी और को भी लड़ाना चाह रहे थे। हाँ, वो चाहते थे कि गुजर प्रत्याशी हो। गुजर प्रत्याशी हो। अच्छा। तो एक गुजर प्रत्याशी से समझे हमारी भी बात हुई, अपने वो है परिचित, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बात हुई मलूक नागर जी से कि आप तैयारी कर लो, मैं बिल्कुल रेस से बाहर हूँ, मेरी जैन जी से भी बात होगी कि मैं मांग ही नहीं रहा टिकट, लड़ूंगा ही नहीं। लेकिन जाट लगे हुए थे काफ़ी और दिल से तैयारी भी थी और वहाँ मतलब उनका एक्टिविटी खूब नज़र भी आ रही थी और ये भी चर्चा थी भी दावा बनता है इस बार वहाँ से। हाँ, ये माना भी जा रहा था क्योंकि हरिंदर मलिक वहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि जाट वोटों में डिवीजन नहीं हो, शिफ्टिंग नहीं हो, कहीं चले नहीं जाएं जी। तो उसको उनको बांधे रखने के लिए बिल्कुल ये एक दांव चल सकते हैं जैन चौधरी कि जाट प्रत्याशी आ जाए, ऐसी चर्चाएं थी खूब। चर्चाएं थी और आश्वासन भी था। हाँ, और जो प्रत्याशी थे उन्हें ये भरोसा था पूरा जी, और उनको लग रहा था कि बीजेपी की वजह से अदर बैकवर्ड कास्ट का वोट तो आ जाएगा और जाट्स का और गुजर्स का सबका मिला के एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। खैर वो एक अलग बात है। तो आपको क्या लगता है, आपके पास क्या सूचना है कि ये टिकट हुआ कैसे मिथिलेश पाल का? इसके पीछे, पर्दे के पीछे कहानी क्या है? ये हमारे वाला इन्होंने यहाँ से हम ले लिया भाजपा वालों ने। वो कैसे लिया, क्या हुआ है, मतलब है ये देखो झांसा है। बिल्कुल जो पहले जिस तरह से पहला हुआ कि अपने दो एक जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट दे दिए लोकदल को, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ये काम हुआ।
कोई भाजपा की। तो किसकी भूमिका है इसमें, आपको क्या लगता है? ये पटकथा किसने लिखी? बीजेपी के किस लीडर ने ऐसा इस कंसेप्ट के बारे में सोचा, इसको प्लान किया, इसको एग्जीक्यूट किया? नहीं, ये तो प्रदेश की तरफ से हुआ है। अच्छा, प्रदेश ने हाँ, हालांकि मुझे इसकी कोई ऐसी ऑथेंटिकेट सूचना नहीं, नहीं मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ। कि आप जैसे आपसे बात करने से हमें ये पता चल रहा है कि समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, वो जो पॉलिटिक्स में नैरेटिव चलते रहते हैं उनके बारे में क्या सोचता है वो। जी। तो ये हमारा मकसद आपसे इन सवालों का ये है कि हम ये जान पाएँ। वैसे इसमें जो है जयंत चौधरी जी को दवा में नहीं आना था, बिल्कुल निडर हो गए और अपनी ही पार्टी का कोई दमदार प्रत्याशी जो वहाँ लोकल काम करने वाला और उसको मतलब जो है चुनाव लड़ाना था। एक ये भी चर्चा है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि प्रीतिपाल एक खिलाड़ी है और इसी विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली है। कल एक सम्मेलन हो रहा था कौशल विकास मंत्रालय का, तो उसमें जयंत चौधरी जी ने उनकी स्पीच भी कराई, मोटिवेशनल स्पीच। जी जी। और उन्होंने उनका कई बार जिक्र भी किया। जी। तो कई लोगों ने कहा कि अगर अपने यहाँ से किसी को कैंडिडेट बनाना था तो प्रीतिपाल को बना सकते थे, युवा चेहरा थी, खिलाड़ी हैं, इसका माइलेज मिलता उनको। पॉलिटिक्स में एक रिटायर्ड पॉलिटिशियन के बजाय एक यंग ब्लड की एंट्री होती और विश्वास बढ़ता थी पिछले तबके में जयंत जी का। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? टिकट घोषित होने से लगभग राणा जी 1 हफ्ता पहले बिल्कुल मतलब मेरी किसी से चर्चा नहीं हुई, ना मैंने किसी से ये चीज़ शेयर करी। मेरा अपना मन था ये कि हो सकता है जयंत जी से टिकट दे दें, या मतलब ऐसा भी था मन में कि 4-5 लोग हम निष्पक्ष लोग जाएं और ये सुझाव दें जयंत कि चौधरी प्रीतिपाल को सच में राणा जी। मतलब ये चूंकि आपने मतलब चर्चा कर दी, लेकिन अभी तक ये बात अपने मन की में मतलब प्रथम बार ये बात काफी लोगों के मन में थी आपकी, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ जी। तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर जैन जी ये दांव खेल देते तो निश्चित तौर पे उनका जो क्रेज था, उनका जो ग्राफ था जी, वो एकदम से ऊपर हो जाता। नहीं ऊपर होता और और स्थिति साफ होती चुनाव की। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों नहीं किया होगा उन्होंने? ये बात उनके पास पहुंची तो जरूर होगी। हाँ, जब ये आप बता रहे हैं कि भाई ये चर्चा में थी, कुछ लोगों ने आपसे भी कहा, तो कहीं जब इस तरह की दिमाग में ये उत्पत्ति आती है तो इस पहुंच जाती है बात। हाँ, पहुंच जाती है, ऐसा नहीं है, बड़े नेताओं तक सब चीजें पहुंचती हैं। हाँ जी। और वहाँ चूंकि उसके यहाँ जब ये मतलब वो लड़की हमारे यहाँ से तो 6-7 किलोमीटर ही गाँव है वो हसनपुर, तो पूरी नेता नगरी गई वहाँ सभी पार्टियों की उस गांव में, तो निर्णय नहीं ले पाए। बस निर्णय का है मुख्य बात है, बस और कुछ नहीं। निर्णय ले लेते, अगर हाँ निर्णय लेते तो चुनाव लड़ाया होता तो शायद युवाओं में भरोसा बढ़ता, हाँ, और पार्टी का कैडर भी उत्साहित होता और एक मैसेज जाता कि एक नेता ने एक खिलाड़ी को एक महिला खिलाड़ी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, आओ और पॉलिटिक्स करो। अभी मोदी जी की खबर पढ़ रहे थे हम एक दिन बनारस में, उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूँ, परिवारवाद खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, ये चीज चल रहा था। तो इस दिशा में भी ये महत्वपूर्ण बात होती है, ये बिल्कुल कि एक सामान्य परिवार से आने वाली एक बेटी को जिसने खेल में नाम रोशन किया, आपने उसको सियासत का प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया। जैसे विनेश फोगाट को कांग्रेस में दिया, बिल्कुल हरियाणा में। नहीं, ये विनेश फोगाट साबित होती दूसरी जी तुरंत। तो निर्णय का राज ये तो ले नहीं पाए चौधरी साहब, फैसला नहीं ले पाए। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उन पे वो था, ले सकते थे वो, ये भी नहीं था। हाँ, इसको आसानी से वो ले सकते थे और इस पे बीजेपी भी कन्विंस हो जाती, परसू करने का मामला था। हाँ, और अड़ जाते इस पे बिल्कुल। इसको दरअसल मुझे लगता है कि जो स्थानीय आरएलडी लीडर्स थे उन्होंने भी परसू नहीं किया होगा, वो अपने अपने लिए तो लगे रहे, लेकिन वो कोई ऐसा विकल्प लेकर के नहीं गए होंगे अपने नेता के पास कि साहब हम नहीं तो ये बिल्कुल ये बात महत्वपूर्ण है। अगर वो विकल्प लेके चले जाते, वो 24 लोग जो अपने लिए तो मांग लेते, तो शायद ये बात बिल्कुल, और ये दांव ज्यादा बेहतर होता।
ये ज़्यादा बेहतर होता। और या ये विकल्प ऐसे चौधरी साहब भी सुझा सकते थे उनको हाँ हाँ, कि चौधरी अगर साहब आप अपनी तरफ खुद से अपनी तरफ से जैसे उस दिन मीटिंग में कि बुलाए थे, आपको नहीं दे तो इनको दे दे, कैसा इनको दे दे रहेगा? तो आप कितने लोग सफर तय करते हो तो इसका? शायद कोई आदमी ऐसा नहीं होता जो विरोध कर पाए। विरोध नहीं हो, उसका विरोध नहीं होना था, क्योंकि यह राजनीतिक चेहरा था, ये बच्चा आपने थी। मार्के की बात की। हाँ, वो कर सकते थे। तो बहुत अच्छा रहता हूँ। खैर चैल साहब, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया बातचीत करने का। चलिए सर, और फिर आपसे चर्चा करेंगे, चूँकि आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप पे अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि युवाओं को पढ़ाई लिखाई के बाद एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्ट करना चाहिए या नौकरी को, कौन सा ऑप्शन बेहतर है। तो ये हम जल्दी आपसे समय लेकर फिर से एक वीडियो तैयार करेंगे। इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल साहब, राणा जी धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। तो मित्रों, बहुत आभार आपका, और आप जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। हम जल्दी कुछ और नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।